नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको दे दे कि 2 दिनों के इजराइल दौरे पर पीएम मोदी और पीएम मोदी इजराइल के लिए हुए रवाना। इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुक्त व्यापार समझौते और आयरन डोम पर चर्चा संभव है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज इजराइल के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और इसके साथ ही 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी इजराइल की दौरा है और इससे पहले वो जुलाई 2017 में गए हुए थे। राजधानी तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल की संसद को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज इजराइल को इस संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही टेक्नोलॉजी प्रदर्शन का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर भी बातचीत संभव है। इनमें ड्रोन और एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है और इससे पहले नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि वो अपने प्रिय मित्र के इजराइल आने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा सहायक और साथ ही तकनीकी, कृषि और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत और अहम समझौते होने की संभावना है। बड़ी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी जो है इजराइल के दौरे पर हैं और ऐसे में ये दौरा बेहद ही खास है। इजराइल के संसद को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 25 और 26 फरवरी को इजराइल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में कई अहम बातचीत हो सकती है इस दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा 2 देशों की कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। दोनों देश सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्लानिंग से मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है। उन्होंने पीएम मोदी के इस दौरे को कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक नए रणनीतिक गठजोड़ की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने बयान में कहा है कि केंद्र में जो गठबंधन है जिस पर पीएम मोदी और नेतन्याहू मुलाकात के दौरान चर्चा करेंगे। बड़ी जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का ये दौरा है इजराइल का और ये यात्रा पीएम जो है नेतन्याहू के आमंत्रण पर ये दौरा हो रहा है। पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद ही खास होने वाली है। दुनिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है वहीं इसकी मुख्य वजह हर बड़े और छोटे देश अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सुरक्षा को ढांचे को लेकर दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और इसी बीच अमेरिका की दादागिरी भी किसी से छिपी नहीं है। चीन की तैयारियां भी जग जाहिर है और ऐसे में भारत को भी अपनी रक्षा सुरक्षा की तैयारियों को चाक चौबंद करना ही होगा और ये यात्रा इसी मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है। चूँकि भारत और इजराइल के बीच पहले से ही रक्षा क्षेत्र में अनेक समझौते हुए हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार रक्षा से जुड़े कुछ नए सौदे भी हो सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है वो मिसाइल और हवाई सुरक्षा प्रणाली है और इसकी वजह से भारत की सेना खुद को काफ़ी सक्षम पाती है और इसके कई मॉडल जो है भारत के पास हैं और इसी से एक जो है ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है रक्षा के हिसाब से भी। और हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं, उनसे जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस दौरे को देखते हैं। संदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ नीता जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सर कितना दौरा, ये जो दौरा है खास है
इजराइल दौरे पर हैं मोदी जी। देखिए अनीता जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के इजराइल दौरे पर है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको वेलकम किया है और कई बड़ी डीलें हैं जो दोनों देशों के बीच हो सकती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ का जो माहौल है आज की तारीख में ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। और इजराइल को ये माना जाता है कि वो आधुनिक हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काफी मजबूत है और दुनिया के तमाम देशों को वो समय समय पर छकाता भी रहा है। तो ऐसे में अगर वहां से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसे फाइटर प्लेन, कोई ऐसे मिसाइल या कोई ऐसा रडार सिस्टम या कोई ऐसा सुरक्षा कवच हिंदुस्तान को मिलता है और हम दोनों देशों के बीच में कोई डील होती है, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें इजराइल का डंका बजता रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इजराइल काफी आगे है। तो देखते हैं मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू की किस तरीके से मुलाकात होती है, किस तरीके से कौन सी डील फाइनल होती है। अमेरिका को लेकर भी बातचीत हो सकती है। टैरिफ की अगर मैं बातचीत कर लूं तो क्या इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी? जी देखिए अनीता जी, कई चीजों को लेकर के बात हो सकती है, क्योंकि जहां तक इजराइल की बात आती है, इजराइल और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में मोदी जी, कई बार क्या चीजें होती है कि हम डायरेक्ट कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, लेकिन थ्रू किसी के हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक मीडिएटर का काम करे और कई चीजों में, चाहे वो टैरिफ का मामला हो या दूसरे कई ऐसे फील्ड हो जो हिंदुस्तान के लिए अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री या दूसरे नेता जब भी बाहर विजिट करते हैं तो उनका मोटो एक ही होता है कि कैसे अपने देश को सशक्त और मजबूत किया जाए और हम अपने देश को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो मोदी जी की ये यात्रा में इसी एंगल से देखता हूं कि हिंदुस्तान को क्या बेनिफिट मिल सकता है, हिंदुस्तान इस यात्रा के बाद कितना मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, अगर रक्षा के हिसाब से मैं बात करूं तो कितना खास होने वाला है? क्या भारत के बारे में और भी ज्यादा हथियार आ सकते हैं? ठीक है अनीता जी, बिल्कुल जिस तरीके का इजराइल का मामला है, इजराइल अच्छे फाइटर जेट्स बनाने के लिए, अच्छा रडार सिस्टम बनाने के लिए, अच्छे ड्रोन बनाने के लिए, अच्छे मिसाइल सिस्टम के लिए जाना जाता है। और वो चीजें अगर हिंदुस्तान को मिलती है या इस तरीके का कोई ज्वाइंट वेंचर काम करता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की रक्षा प्रणाली भी बेहतर होगी और हिंदुस्तान की सुरक्षा भी बेहतर होगी। चलिए, जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान संसद को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और 2 दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जापान पहुंचे हैं सीएम योगी और योगी का टोक्यो में हुआ भव्य स्वागत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 2 दिवसीय जापान के दौरे पर हैं और इस दौरान वो टोक्यो पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। टोक्यो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शानदार स्वागत हुआ है और सिंगापुर यात्रा के बाद से ये उनकी जापान की पहली अधिकारिक 2 दिवसीय यात्रा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है और भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया है, जो कि भारत और जापान संबंधों को मजबूती को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टोक्यो में कई कंपनियों और सीनियर मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों के साथ साथ कई अधिकारियों से बातचीत की और उनकी टीम के साथ मुलाकात की। साथ ही यहां पर कई कंपनियों से बातचीत की है और ऐसे में माना जा रहा है कि यह दौरा बेहद ही यूपी के लिए भी खास है। टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल
उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैंक घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। हरियाणा विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और मास्टरमाइंड जो है ऋषि समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले मामले में देर रात विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में मास्टरमाइंड जो है रिभव है और साथ ही स्वाति, अभिषेक सहित शामिल है। बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चंडीगढ़ शाखा में 509 करोड़ रुपए के घोटाले के कारण निवेशकों की संपत्ति में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की भारी गिरावट आई है। और ये घोटाला तब सामने आया है जब हरियाणा सरकार से जुड़ी संस्थाओं ने बैंक के खातों में दस्तावेज, वास्तविक राशि और रिकॉर्ड में दर्ज राशि में कई तरह की शिकायतें पाई है। और ऐसे में परिणाम स्वरूप जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 20% गिर गए और साथ ही लोअर सर्किट तक पहुंच गए, क्योंकि ये पता चला है कि कथित गबन बैंक की पूरी तिमाही आय से भी अधिक है। तो वहीं रूस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग अब महीनों और सालों खींचेगी और इस हकीकत को देख भारत भी तैयारियों में जुट गया है। सेना का फोकस अब केवल महंगी मिसाइलों पर नहीं बल्कि इनके मिनी मॉडल के बड़े भंडारे पर है। हाल ही में पिनाका रॉकेट जो है सिस्टम के हवाई संस्करण के परीक्षण को इसी कड़ी को हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल ब्रह्मोस जैसे अचूक सटीकता और मारक क्षमता के कारण इसे बेबी ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने इस बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर हमारे पास किफायती लेकिन उच्च तकनीकी वाले हथियार होंगे तो हम लंबी जंग में किसी भी बड़े दुश्मन को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे। तो वहीं महाराष्ट्र के बारामती प्लेन क्रैश के बाद से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने वीएसआर के साथ सख्त कार्रवाई की है। डीजीसीए ने बताया कि कंपनी के 4 लेयरजेट 40 और 45 कैटेगरी के 4 चार्टर्ड प्लान तकनीकी प्रभाव से ग्राउंड कर दिए हैं और इस विमान को VT-VRA, VT-VRS और साथ ही VT-VRV और VT-TRI शामिल है। डीजीसीए ने बताया है कि बारामती हादसे के बाद से स्पेशल सेफ्टी ऑडिट में विमानों में एयरवर्थीनेस और साथ ही सेफ्टी और फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़े कई प्रक्रियाओं में खामियां पाई गई हैं। रखरखाव में भी गंभीर खामियां जो है वो निकलकर सामने आई है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि जब तक एयरवर्थीनेस मानकों को बहाली नहीं करता है तब तक विमानें नहीं उड़ान भरेंगी। तो वहीं वीएसआर के खिलाफ डीजीसीए की कार्रवाई पर रोहित पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो वहीं केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई है उनमें से 5 जो है वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। डीजी मूवीप्लेक्स और साथ ही फील और जुगनू भी इसमें शामिल है। सरकार का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जा रहे थे और ये कंटेंट जो है आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट और 2021 के साथ साथ महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने से जुड़े कानूनों का लगातार उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं और ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया। पिछले साल भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिसको बैन कर दिया गया। ALTT ऐप अप्रैल 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी लॉन्च किया था। वहीं
ULLU ऐप को भी IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था, जिसको लेकर उसको बैन कर दिया गया। फिलहाल 7 महीने पहले भी 25 प्लेटफॉर्म बैन हुए थे और अब सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस पर अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा था, जिसके बाद से बड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म को फिलहाल तत्काल ही इस पर बैन लगा दिया है और इससे पहले भी 25 प्लेटफॉर्म को सरकार ने बंद कर दिया था। हालांकि कहा जा रहा है कि अश्लील कंटेंट दिखाने की वजह से इन्हें बैन किया गया है। तो वहीं एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के लिए नए नियम जो हैं वो अब नियमों को सख्त कर दिया है और अब ऑपरेटर्स की अपनी वेबसाइट पर प्लेनों की मेंटेनेंस हिस्ट्री को सार्वजनिक करना होगा। इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि विमान कितना पुराना है। दरअसल झारखंड में एक चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के बाद से DGCA ने ऐसे सभी ऑपरेटरों के साथ एक मीटिंग की और इसमें ऑपरेटरों को अपने सेफ्टी रिकॉर्ड के आधार पर रैंक करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि ये रैंकिंग जो है DGCA की वेबसाइट पर डाली जाएगी। DGCA ने ये फैसला पिछले 1 महीने में नॉन शेड्यूल ऑपरेटर से संचालित 2 चार्टर्ड विमानों के क्रैश होने के बाद लिया है। नॉन शेड्यूल ऑपरेटरों ने कंपनियां हैं जो कि नियमित टाइम टेबल यानी कि कमर्शियल फ्लाइट नहीं चलाती हैं, बल्कि जरूरत या फिर बुकिंग के आधार पर ही उड़ानें भरती हैं। तो वहीं पाकिस्तान में मंगलवार को आतंकियों ने 2 अलग अलग हमलों को अंजाम देकर सुरक्षा बलों को एक बार फिर से चुनौती दी है और इन हमलों में कुल 11 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। पहले हमला जो है वो पंजाब प्रांत में आत्मघाती विस्फोट के रूप में हुआ, जबकि दूसरा जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां पर पुलिस वाहन को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के में इंटर स्टेट चेक पोस्ट के निशाना बनाकर एक आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें कम से कम 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। घटनास्थल से सामने आए वीडियो और फुटेज में हमले के आत्मघाती होने की पुष्टि हुई है और इस हमले की जिम्मेदारी अंसार उल इस्लाम नामक आतंकी संगठन ने लिया है। हमलेवर की पहचान जो है अबू दर्दा के रूप में की गई है। पाकिस्तानी सुरक्षा की माने तो ये पहला मौका है जब इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है। अतीत में भी अंसार उल इस्लाम को खैबर क्षेत्र में सक्रिय एक चरमपंथी संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसकी अगुवाई पीर सैफुर रहमान करता था। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने वेनेजुएला का भी जिक्र किया। उन्होंने वेनेजुएला को अमेरिका का नया दोस्त और साझेदार बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल लिया है, जो कि बढ़ते हुए रिश्तों का संकेत है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसमें उनके टैरिफ लगाने के फैसले को गलत ठहराया गया। जब ट्रंप ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा तो डेमोक्रेट के नेताओं ने तालियां बजाई। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी बताकर उसे रद्द कर दिया था। तो वहीं इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। टीम ने पाकिस्तान पर 2 विकेट की जीत दर्ज की है। इंग्लैंड इस एडिशन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। टूर्नामेंट के इतिहास में इंग्लिश टीम ने लगातार सबसे ज्यादा 5वीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। कैडी की स्टेडियम में इंग्लैंड ने 165 रनों का टारगेट रखा और इसके साथ ही अब जो है ये सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। कप्तान हैरी ने 51 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली और इसमें से 10 चौके और 4 छक्के शामिल है। और इसके साथ ही विल की अगर बात करें तो उन्होंने 28 रन बनाए। शाहीन की अगर बात करें तो 4 विकेट झटके और उस्मान तारिक को 2 विकेट मिले। फिलहाल ब्रिटेन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।